ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक नए लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं एंड दैट इज अ वेरी बर्निंग एंड करेंट इशू वो है राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन। परंतु आप इस पर आपने इतने सारे न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट किए होंगे, इतने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, क्योंकि 23 मार्च के बाद यह मुद्दा बहुत तेजी से उछला है। तो इस पर बहुत सारे ओपिनियंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वार्टर से विचार आ रहे हैं, अलग अलग विचार हैं, कुछ फेवर का भी और कुछ अगेंस्ट का भी। तो ऐसी स्थिति में मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा कंफ्यूज होना बहुत ही स्वाभाविक है। और आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, हमने एक ही चीज आपको हमेशा मैसेज दिया है कि सोशल साइंस में कोई एक कॉमन व्यू नहीं हो सकता, एक यूनिनिमस व्यू नहीं हो सकता। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट इज इसेंशियल, और वही जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है वही सोशल साइंस को आगे बढ़ाता है। जिस दिन किसी मुद्दे पर कंसेंसस हो जाएगा उस दिन सोशल साइंस का डेथ हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा इसी मुद्दे पर ट्रेन किया है और दो चीजों पर मैंने बल दिया है, बी अ थिंकिंग क्रिएचर एंड डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम आते हैं इस मुद्दे पर कि राहुल गांधी का डिफेमेशन लॉ वर्सेस फ्री स्पीच। हम आपको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों में उलझाना चाहते, ना ही हम आपको विवादों के घेरे में डालना चाहते। हमने सीधे तौर पर 4 सवाल आपके सामने रखे और आप लोगों को पेशेंटली इन चारों पर दोनों विचारों को सुनना है। अगर आप इन दोनों विचारों को देखेंगे तो जजमेंट आपके हाथ में होगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट से संबंधित भी हमारा इश्यू है। आरपी एक्ट 1951 भी इसमें इन्वॉल्व है, और डिफेमेशन लॉ जो हमारे आईपीसी में सेक्शन 499 और 500 भी इन्वॉल्व है। कई इश्यूज हैं। तो हम यहां आपके सामने 4 मुद्दे उठा रहे हैं: डिफेमेशन लॉ एंड वर्सेस फ्री स्पीच, लीगल जस्टिस विधि सम्मत न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस प्रक्रियात्मक न्याय, सबस्टेंशियल जस्टिस ठोस न्याय, एंड रैशनल बिहाइंड द लॉ कानून का तर्कसंगत होना। इन चारों का जवाब हम लोग पालेंगे, इन चारों के विचारों को देख लेंगे। मेरे विचार से आपका प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहला उठाते हैं, विधि सम्मत न्याय, लीगल जस्टिस। अब मुद्दा यह है कि विधि सम्मत न्याय यानी लीगल जस्टिस में मुद्दा आता है डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन एंड कन्विक्शन। ये डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन ये मुद्दे हैं। इन मुद्दे को हमें देखना है फेवर में और अगेंस्ट में, दोनों विचारों को हमें लेकर चलना है। देखिए, पहली आती है मामला कन्विक्शन का। तो कन्विक्शन से संबंधित सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पीछे टाइटल में दिया है, द राइट टू फ्री स्पीच एंड फ्री एक्सप्रेशन। यह वेल नोन आर्टिकल है, हमारे सारे ऑडियंस और स्टूडेंट्स इससे वाकिफ होंगे। आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और यही स्वतंत्रता हमारे सारे एक्सप्रेशन का आधार है। चाहे वो लिटरेरी एक्सप्रेशन हो, चाहे मौखिक एक्सप्रेशन हो, चाहे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी रिटर्न में हम बोल रहे हो या वक्तव्य दे रहे हो, हर जगह यही स्वतंत्रता का बैकबोन बनकर, रीढ़ बनकर आती है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स लेटर फेज हम उसके कारणों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पर आर्टिकल 19(2) में उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लग गया। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 19(2) में। उसमें कहा गया, पहली बात, कि पब्लिक ऑर्डर हमें मेंटेन करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है,
और डिसेंसी और मोरालिटी का ख्याल रखना है। तो डिसेंसी और मोरालिटी में आपके कई चीज आ जाते हैं। उसमें हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम किसी का डिफेमेशन ना करें, हम कोई भी ऐसा वक्तव्य ना दे जिससे किसी के लिए मोरली एथिकली ऑफेंसिव हो और उसके लिए ऑफेंडिंग हो। तो इसी हम डिफेमेशन लॉ के दायरे में ले आए। अब ये तो इंस्ट्रक्शन हमारे आर्टिकल 19(2) का है, लेकिन उसी के आलोक में हमारा आईपीसी सेक्शन 499 और 500 का सेक्शन बनता है, जिसमें एक में हम पर डिफेमेशन चार्ज आने की संभावना है, 499 में किसी पर चार्ज लगाया जा सकता है, और 500 में उसके लिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो मिस्टर राहुल गांधी जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो कहां स्टैंड कर रहे हैं इसमें। पहली बात, उनको राइट टू एक्सप्रेशन था, लेकिन उसमें एक प्रोविजन यह है कि आपका जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसमें डिफेमेशन का राइट नहीं है। तो उन पर मामला आया कि वह कर्नाटक के कोलार में 2019 में एक पब्लिक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें मोदी सरनेम को उछाला, क्योंकि उसी समय आप देखते हैं उसे थोड़ा सा वही लगभग वही कॉन्टेम्पररी टाइम है जब नीरव मोदी, जब ललित मोदी के कांड हुए थे, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री थे जिन पर वो अटैक करना चाह रहे थे, उसी में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो मोदी सरनेम पर अटैक था, और वह सीधे डिफेमेशन लॉ के दायरे में लाया गया, और वह भी एक दूसरे मोदी के द्वारा लाया गया जिनका नाम था पूर्णेश मोदी। वो गुजरात से थे, बीजेपी के पहले एक्स मिनिस्टर भी रहे थे और एमएलए थे। उन्होंने इस मुद्दे को रखा और यह रैली हुई कर्नाटका कोलार में, लेकिन यहां पर मामला या मुकदमा बनाया गया, जो केस बने वो केस इंस्टीट्यूट किए गए गुजरात के सूरत में, सूरत कोर्ट में। और जब आप सूरत कोर्ट में आते हैं तो वहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसकी सुनवाई की, और 2019 के उस मामले को कंफर्म करते हुए अभी 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 वर्षों की सजा और 15,000 रुपये जुर्माने का फैसला दिया, जजमेंट दिया, वर्डिक्ट दिया उनके अगेंस्ट में। और चूंकि वह एमपी थे वायनाड के, और हमारा जो पीपुल्स, जैसे देखिए एक मामला आता है हमारा, इनको अलग अलग हम समझे, ये मामला है डिफेमेशन लॉ का, ये हमारा आ गया आर्टिकल 499 और 500 के तहत। ओके, और ये दूसरा मामला जो आप देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग मामला है। जो उनको सजा मिली है इसके बेसिस पर मिली है। क्यों मिली है? तो मोदी सरनेम के स्टेटमेंट के ऊपर मिली है। लेकिन उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट से हुआ है वो हुआ है आरपी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट आरपी 1951 में। जैसे हमारा जब संविधान बना और हमारा पहला आम चुनाव होने वाला था 1951 में, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बनाया गया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में बना, जिसमें कुछ चुनाव के कायदे कानून बनाए गए। और उसी में तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। उसमें जो सेक्शन 8 है उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है। उसमें प्रावधान यह है कि कोई अगर इस चुनाव के दरमियान या चुनाव होने के बाद कुछ ऐसे ऑफेंसेस करता है जिसके लिए अगर उसको जुडिशियल पनिशमेंट मिलता है एक खास क्वांटम में, तो उसका जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दिया जाएगा पार्लियामेंट से। तो इसमें जो आपका सेक्शन 8 है उसी में एक आता है क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 में प्रावधान यह है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस के एवज में अगर उसको न्यायालय से 2 वर्षों की, कम से कम 2 वर्षों की सजा मिली है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दैट इज अ वेरी वेग टर्म। सदस्यता रद्द हो जाएगी, और वह किसी के लिए है। किसी के लिए का मतलब है कि कोई जो इलेक्शन फाइट कर रहा वो कैंडिडेट्स के लिए भी हो सकता है, या किसी सीटिंग एमपी या एमएलए के लिए भी हो सकता है, मतलब एक लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर के लिए भी हो सकता है। दोनों के लिए ये प्रोविजन हो सकता है। एक कैंडिडेट के लिए भी हो सकता है
और उसके मेंबर के लिए भी हो सकता है। तो चलिए ये चीज है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि यार ये तो बहुत लफड़े की चीज हो जाएगी अगर अचानक से किसी एमपी और एमएलए की को डिस्क्वालीफाई सिर्फ इस आधार पर कर दिया जाता है कि उसको कन्विक्ट किया गया है, किसी न किसी मुकदमे में सजा मिली है, तो बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाएगी। हो सकता है कि एक ही एमपी से किसी पार्टी की बढ़त और सरकार हो तो इंस्टेंटली उसकी सरकार गिर जाएगी, इमीडिएटली उसकी सरकार गिर जाएगी। या हो सकता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो तत्काल, क्योंकि उसमें यह भी प्रावधान है इस जो सेक्शन है उसमें कि अगर ऊपर वाला कोर्ट, अगर एपिलेट कोर्ट है, वह अगर उस कन्विक्शन को स्टे कर देता है या डिसमिस कर देता है, वो ऐसी स्थिति में उसकी फिर सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो अब इस मुद्दे पर समस्या यह खड़ी हुई कि अगर कोई एमपी को डिस्क्वालीफाई कर देते तो पहले तो इमीडिएट प्रॉब्लम आएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली होगा, फिर दोबारा उसमें चुनाव करवाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कैंडिडेट खड़ा हो, चुनावी प्रक्रिया हो चुकी हो, उसमें एक्सपेंडिचर भी हो चुका हो, कैंडिडेट भी चुना गया और फिर उसकी सदस्यता बहाल हो जाती है, तो फिर उसका क्या होगा। उसके लिए एक आरपी एक्ट में एक बीच का रास्ता निकाला कि ये सेक्शन 8(4) का प्रावधान लाया। 8(4) में प्रावधान यह रखा गया कि 3 महीने का रिस्पाइट उसको मिलेगा, वो अपील कर सकता है। इसलिए सीटिंग एमपी और एमएलए को 3 महीनों का रिस्पाइट दिया जाता है। 3 महीनों का रिस्पाइट होगा, 3 महीनों तक उसको अपील करने का राइट होगा, तब तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन एज इट इज उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान रखे गए। तो यही अब तक उनको सिक्योरिटी थी और इसी के तहत वो चली आ रही थी। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि 2013 में एक लिली टॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। तो लिली टॉमस और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने एक अलग प्रकार का फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो आर्टिकल 8(3) में जो डिसमिशल या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उससे आप 8(4) को बचा रहे हैं, क्योंकि 8(3) में तो वेग है, कैंडिडेट्स भी हो सकता है और सीटिंग एमपीज भी हो सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 8(4) है उसमें एमपीज को बचा लिया गया और बाकी जो कैंडिडेट्स उनको छोड़ दिया गया कि भाई आप तो रद्द हो जाएंगे, आपका तो कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो कोर्ट का कहना था कि भाई ये अल्ट्रा वायर्स है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है कि इसको अधिकारातीत हिंदी में हम कह सकते हैं। ये अधिकारातीत है, यह पार्लियामेंट कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह का जुडिशियल इम्यूनिटी एमपीज को दे दे या सिटिंग एमपीज को दे दे या सिटिंग लेजिस्लेचर को दे दे। ऐसा ये पार्लियामेंट की अधिकारिता से अलग है और 2 जजेज के एक बेंच ने इसको अल्ट्रा वायरस करके खारिज कर दिया। इसका मतलब हुआ कि जिस दिन कन्विक्ट होगा एमएलए या एमपी अगर कन्विक्ट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कन्विक्ट होता है, तो इमीडिएटली उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर प्रथम दृष्टया आप देखते हैं तो इसी लीगल प्रोविजन के तहत राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है और उसमें इन फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया है। इसमें कोई सरप्राइजिंग या शॉकिंग बातें नहीं है। इसमें इट शुड नॉट बी टेकन एज ए मैटर ऑफ सरप्राइज। यह एक विचार है। इस विचार को जो काउंटर करते हैं वो कुछ इसकी लीगल लूप होल्स पर निगाह देते हैं। अब चलिए भाई, इनका लीगल लूप होल्स पर क्या निगाह देते हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हो, इसमें कुछ आता है। लोगों का कहना है कि चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। इसको थोड़ा और हमें सुपरफिशियली नहीं बल्कि डीपली देखना है। तो जो लीगल की बात करते हैं उनका इसमें 2-3 चीजें कहनी है। पहली चीज इनको यह कहना है कि देखिए, जैसे इस प्रोविजन में वो एक मुद्दा बताते हैं कि पहले हमें यह करना है कि जो वो इस पर जो डिफेमेशन लॉ का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है राहुल गांधी के संदर्भ में, उसके लूपहोल को बताते हैं। वो कहते हैं एक्चुअली राहुल गांधी ने, ये उनका विचार है, इट्स नॉट माय व्यू, हम तो दोनों विचार आपके सामने रख देते हैं। उनका विचार इसमें यह है कि राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम का उपयोग किया कि अमुक अमुक अमुक, मतलब जितने भी थीव्स हैं वो अमुक हैं,
तो इस तरह का जो उसने शब्दावली का प्रयोग किया, तो जो डिफेमेशन लॉ इंप्लीमेंट हुआ है और जो आर्टिकल 499 और 500 का इसमें जो सेक्शन है, सॉरी आईपीसी सेक्शन 499 और 500 का जो क्रियान्वयन हुआ है, इसके विषय में जो तर्क दिया गया है वो तर्क यह है कि जो पूर्णेश मोदी जिन्होंने इस मुकदमा लॉन्च किया, जो कंप्लेन लॉन्च किया, उनका आर्गुमेंट यह है कि देखिए यह जो मोदी सरनेम को जो उन्होंने अपमानित किया है, उसके लिए विटुपरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया है, वे पूरे कम्युनिटी पर लागू होता, पूरे कम्युनिटी पर लागू होता। और चूंकि आप अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हो जो किसी इंडिविजुअल के बजाय किसी पूरे कम्युनिटी को लपेट रही हो, तो आप डिफेमेशन लॉ के घेरे में आ गए हो। और कोर्ट ने भी संभवतः उनकी इस बात को गंभीरता से लिया। अब इसमें जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका विचार थोड़ा अलग है, जो मैं आपके आपके मतलब व्यू में लाना चाहता, आपके विचार में, आपके संज्ञान में लाना चाहता। उनका विचार इसमें यह है कि देखिए, जैसे उसने कहा कि भाई ऑल इस सरनेम के आदमी या ऑल जो थीव्स हैं वो इस सरनेम से जुड़े हुए हैं, तो इस पर हम एक रीजनिंग आपको के सामने रखते हैं, क्योंकि आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी तुम देखते हो कि सी सेट में रीजनिंग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। जैसे आप सी सेट में पढ़ते हो कि ऑल मेन आर मोर्टल, ऑल मेन आर मोर्टल, ओके। तो ऑल मेन आर मोर्टल जब शब्द का आप प्रयोग करते हो तो ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको हम उल्टा करते हैं कि ऑल मोर्टल आर मैन। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हुआ रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर ऊपर वाले से इसको हम कंपेयर करके देखें, ऑल मेन आर मोर्टल अगर हम बोलते हैं तो ऑल मोर्टल आर मैन नहीं हुआ। इसलिए अगर इस पर कहना है लीगल एक्सपर्ट का, कुछ जो रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर देखते हैं कि उसने कहा कि अमुक अमुक अमुक, जैसे इस नोमेनक्लेचर, इस सरनेम वाला आदमी यह है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो सब यह है वो इसी सरनेम वाला है। तो इस आधार पर कहते हैं कि पूरे कम्युनिटी को यह नहीं लपेट रहा जो दावा किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उनका यह कहना है, दूसरा जो उनका तर्क है उस पर भी सुनिए। उनका कहना है कि देखिए, आप अगर जब डिफेमेशन लाते हैं तो एक आइडेंटिफिएबल ग्रुप होना चाहिए, माने एक ऐसी ग्रुप होनी चाहिए जिसकी स्पष्ट पहचान हो। जैसे आप अगर कहते हैं कि इंडिया के सारे लॉयर्स के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें कोई लॉयर उसको डिफेमेशन के तहत नहीं ला सकता, बिकॉज यूनिवर्सली आपने एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि 30,000 के लॉयर्स ऐसे हैं, या आप अगर कहते हैं कि भाई किसी टीचर्स कम्युनिटी पर ही बोलते हो, तो आप कहते हो कि भाई सारे टीचर्स ऐसे हैं, कोई स्पेसिफिक, अगर आप बोलते हो कि भाई मुखर्जी नगर में पढ़ाने वाले टीचर्स ऐसे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने किसी आइडेंटिफिएबल ग्रुप को पहचाना है। तो यहां पर क्या है कि आइडेंटिफिएबल ग्रुप नहीं है, जो लीगल एक्सपर्ट है उसका कहना है। तो वो ये दूसरे आधार पर इसमें लूप होल बता रहे हैं, ओके। तो ये 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है। तीसरी चीजें जो है कि ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन अपनी जगह है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी अपनी जगह है, अनडाउटली, उसमें कोई एज सच कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। लेकिन उसके साथ 1-2 बातें और भी आ जाती है जो हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। कि जैसे एक टीचर है, जैसे मैं ही हूं, मैं पढ़ाता हूं कि और टीचर पढ़ाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक हम लोगों को एक एकेडमिक फ्रीडम मिलता है। एकेडमिक फ्रीडम का मतलब है कि हम सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म किसी का भी कर सकते हैं, सिलेक्टिव। तो हमें कुछ लाइसेंस है, जैसे हम गांधी जी की भी चर्चा करेंगे, सावरकर जी की भी चर्चा करेंगे, तो हमें क्रिटिसिज्म का राइट है। अब उसको कोई अगर डिफेमेशन मानेगा तो यहां से पूरा का पूरा समझिए हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज ही किल हो जाएगी। मतलब कहां ही जाता है, if you are destroying a good book, you are killing the rational.
आप किसी अच्छी पुस्तक को नष्ट कर देंगे तो आप तर्कसंगतता को ही समाप्त कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रीडम है, लेकिन ये हमारा फ्रीडम नहीं कि हम किसी इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज करके उसके ऊपर अटैक या किसी खास कम्युनिटी के लोग के लिए कुछ ऐसे मोरली ऑफेंसिव स्टेटमेंट का यूज करें। उसी प्रकार से पॉलिटिकल लीडर्स को भी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उनको भी कुछ लाइसेंस मिला हुआ, वो लाइसेंस हमसे अलग है। जैसे हमें उतना फ्रीडम नहीं है जितना इलेक्शन रैली में उन्हें बोलने का फ्रीडम होता है। और आप देखिए, अभी आप देखिए, आपको आए दिन किसी लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मिल जाएगा जो जुडिशरी के बारे में है, या फिर कई बार आपको ऐसे बड़े ऑफिस होल्डर्स के स्टेटमेंट मिल जाएंगे। आए दिन पेपर में यह मिलता रहता है कि इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया, उन्होंने वह स्टेटमेंट दिया। किसी का डिफेमेशन के घेरे में आ जाता है, किसी का नहीं आता है। हु विल डिसाइड? क्योंकि अगर ऐसी मुद्दे को उठाए जाने लगे तो सारे लीडर्स डिफेमेशन के घेरे में आ जाए। तो ये डिफेमेशन वाले में थोड़ा सा ये एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। चीजें उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। तो पहला तो हमने उठाया आपके सामने ये वाला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा उठाते हैं, प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय। अब इस पर जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं प्रक्रियात्मक न्याय में, तो आपने देखा कि भाई फेवर में क्या होना था, प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ। पहले राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के तहत उनको सजा हुई, और उसके बाद आरपी एक्ट 1951 के तहत 1951 आर्टिकल सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और 84 वाले में जो सुरक्षा थी उसको कोर्ट ने पहले ही छीन ली थी, उसी के तहत उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। तो इसमें प्रोसीजरल तो निभाया गया। फेवर में जो बोलते हैं वो कहते हैं, दिल ठोक के कलेजा ठोक के कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ, इसमें आप बाइज्ड होकर उनके फेवर में आप मत कुछ बोलिए। उनके फेवर में कौन बोल सकता है, वो तो कन्विक्ट है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका कहता है कि नहीं, प्रोसीजरल जस्टिस में गड़बड़ी हुई है। अब ये प्रोसीजरल जस्टिस में कहां गड़बड़ी हुई है उसको मैं दूसरे पक्ष को आपके सामने लाना चाहूंगा। इनका कहना एक ये है, पहली चीज तो देखिए, जैसे लिली थॉमस केस में यह भी था, लिली थॉमस केस में कि देखिए, अगर जब सेक्शन 83 के आधार पर, आरपी सेक्शन 83 के आधार पर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद अगर जो एपीलेट कोर्ट है या ऊपर का कोर्ट है उसको तुरंत स्टे कर देता है, तो वह स्टे करना तुरंत उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिस्टोर हो जाएगा। मतलब कि वो फिर दोबारा उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। ये उसका एक्चुअल प्रोविजन है। लेकिन एक्चुअली उसमें एक चीज और भी है कि जैसे आज वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो उसको 1-2 दिन भी वक्त मिले, क्योंकि देखो दो तरह का संभावना वहां भी बनती है। संभावना ये बनती है आप कोर्ट में अपील करेंगे, हो सकता है कोर्ट का मूड हो तो आपको स्टे दे दिया, कोर्ट का मूड नहीं हो तो वो आपके केस को रजिस्टर किया परंतु इसको स्टे नहीं दिया, तो उतने दिनों तक आप पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट है वो सेक्रेटेरिएट उतने समय तक इंतजार नहीं कर पाएगा। वो तुरंत आपके लिए बस डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज लागू कर देगा और डिस्क्वालिफिकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन एक दिन का भी तो टाइम मिलना चाहिए। उनके क्रिटिक का कहना है कि तब तक कम से कम कोर्ट में वो अपील करे और कोर्ट हो सकता है उसे स्टे दे, तब तक के लिए तो आप 2-4 दिन भी तो उसको मोहलत मिलनी चाहिए। ये दूसरे वाले विचार का कहना है। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि उधर उसका डिफेमेशन सू का वर्डिक्ट आया और कन्विक्ट हुआ और नेक्स्ट डे होकर सेक्रेटेरिएट ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इस बात पर थोड़ी आपत्ति की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक पहलू को और भी कहा जाता है कि कोर्ट की तरफ से, सूरत कोर्ट की तरफ से उनको कोई कम्युनिकेशन जब तक नहीं मिला, जो जनरल सेक्रेटरी थे या सेक्रेटेरिएट के जो हेड थे, उनको जब तक कोर्ट का कम्युनिकेशन नहीं मिला तो बिना कोर्ट का कम्युनिकेशन आए बिना उन्होंने कैसे डिस्क्वालीफाई कर दी। एक प्रोसीजरल ये बात कही जाती है।
अब राइट एंड रॉन्ग आप लोग देखिए। दूसरा प्रोसीजरल, जो कि एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं पीडीटी आचार्य, और वो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं लोकसभा के। उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और 2-3 बातें मुझे उनकी बहुत अपीलिंग लगी। जैसे उन्होंने एक बात यह कही कि देखिए, इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, तो ये आप आरपी 83 के आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉज यही रहेगा। लेकिन आरपी 83 में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है शैल बी डिस्क्वालीफाइड, शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो इनका कहना है, जो पीडीटी आचार्य हैं, कि भाई अगर ऐसा रहता कि द कैंडिडेट विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, जो उम्मीदवार है वह उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जिस समय उधर कोर्ट का वर्डिक्ट आता है या कन्विक्ट होता है, तो उसी समय उसको उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर ऐसा प्रावधान रहता, वहां पर इस शब्द का प्रयोग होता है कि शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। स्टैंड डिस्क्वालीफाइड का मतलब होता है कि ठीक है, सीधे सेक्रेटरी जनरल उसको पारित करे और उसको नोटिफिकेशन जारी करे और तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। लेकिन यहां है शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो इनका यह कहना है कि सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटेरिएट की अधिकारिता ही यहां नहीं है। यहां वो बताते हैं कि अधिकारिता है प्रेसिडेंट की, और ये वो कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट की अधिकारिता है उसके लिए वो बताते हैं कि अब मामला आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आरपी एक्ट से ऊपर चला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 103 है, उसमें कहा जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसको उसकी सुनवाई प्रेसिडेंट करेगा। और एक आर्टिकल है 1021 और दूसरा है 1022। तो उसमें पहले में कहा गया है कि भाई 102E में प्रावधान है कि कोई भी तरह का अगर ई में आ गया, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी 1021E से जुड़ जाएगा डायरेक्ट, कि अगर किसी भी तरीके से किसी एमपी की अयोग्यता सिद्ध हो रही है, उसको अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तो प्रेसिडेंट उसको सुनेगा। और 102 में कहा गया कि भाई इसमें जो प्रेसिडेंट चाहे, और प्रेसिडेंट इसमें ईसी इलेक्शन कमीशन से भी एडवाइज लेगा, उस एडवाइज के अनुकूल वो अपना निर्णय लेगा। इसमें जो एक विचार उभर कर आ रहा है वो कह रहे हैं कि प्रोसीजरल जो जस्टिस है वो बताता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, न कि सेक्रेटेरिएट से डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन का। तो दूसरा वाला विचार यही कहता है, यू हैव टू डिसाइड नाउ। तो ये हो गया दूसरा। तो प्रोसीजरल में भी मैंने आपको दोनों विचार बता दिए। अब तीसरा हम बताते हैं सब्सटेंशियल जस्टिस, ठोस न्याय। देखिए, जो ठोस न्याय है ये अपने आप बड़ा ही वेग चीज है। व्हाट इज ठोस, व्हाट इज नॉट ठोस, किसको हम सब्सटेंटिव, सॉरी, आई हैव टू चेंज द टर्म, सब्सटेंटिव जस्टिस। ये सब्सटेंशियल इज रॉन्ग टर्म, सॉरी, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। इस यहां पर भी हम सब्सटेंटिव जस्टिस कर रहे हैं। सब्सटेंटिव टर्म होता है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव जस्टिस का मतलब होता है ठोस न्याय। अब हम आते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस पर। इसका मतलब होता है ठोस न्याय, नॉट सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव। तो हिंदी में इसका ठोस न्याय होता है। अब देखिए, ये जो सब्सटेंटिव जस्टिस का मुद्दा आता है वो ये है कि प्रक्रिया को तो कुछ हद तक अगर एक विचार कहो तो विधि सम्मत है। दूसरा है कि चलो प्रक्रियात्मक भी एक विचार कहता है कि प्रक्रिया सही पालन किया गया है, ठीक है। लेकिन जो लगता है जैसे कहीं ना कहीं न्याय में कुछ लूप होल टाइप का, ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया को फॉलो किया, सब कुछ अपनी जगह चल रहा है। लेकिन जो फ्रीडम लवर्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अपने आप को बड़ा मिस्टिफाइड और थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। डिस्टर्ब फील करने का मतलब ये लगता है कि पहला बिंदु लगता है कि यार ये क्वांटम ऑफ जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत सारे इस लॉ में लूप होल्स थे। एक लूप होल ये है कि भाई ये सॉरी इस पूरी प्रक्रिया में या इसके, क्योंकि कोई आइडेंटिफिएबल ग्रुप के बारे में नहीं बोल रहा,
उसके कई उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, चीजें जा रही हैं। और जैसे अब आप कर सकते हो कि बहुत क्लियरली स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि पूरी कम्युनिटी को कहा या नहीं कहा, लेकिन जो इसमें पनिशमेंट का क्वांटम है वो मैक्सिमम 2 इयर्स है, और राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 इयर्स मिला। राहुल गांधी बोलने में कुछ ज्यादा ही लाइसेंसेस हैं, कई जगहों पर और भी उन पर इस तरह के मुकदमे आए हैं। आप जानते हैं इससे पहले मुंबई में भिवंडी में भी चला है, मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे को देखा है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है उससे परे हटकर हम देखते हैं तो लगता है इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। जितनी बड़ी गलती नहीं की उससे थोड़ी ज्यादा सजा उसको मिल गई, ऐसा महसूस होता है। ये सबस्टेंटिव जस्टिस कहता है, लीगल नहीं। लीगल और प्रोसीजरल का तो अपना दूसरा मामला है, सबस्टेंटिव जस्टिस ये बात कहती है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मुझे एक लूप होल दिख रहा है वो ये है कि इसका टाइम, इसका जो कोइंसिडेंटल है मे बी, लेकिन ये बड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ये चीज। और वो चीज ये है कि देखिए ऐसा कोइंसिडेंस कैसे है कि डिफेमेशन लॉ की मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स है और डिस्क्वालिफिकेशन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी 2 इयर्स है। तो इसका मैक्सिमम 2 इयर्स है, उसका मिनिमम 2 इयर्स है। तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस जो दिख रहा है वो थोड़ा सा वो मन को उदास कर रहा है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे है। नंबर 2। नंबर 3, द थर्ड वन नंबर। अब इसमें एक जो हमें पूरी प्रक्रिया में जो एक सीमा या एक लिमिटेशंस दिख रहा है वो है टाइमिंग का। टाइमिंग ये है कि देखिए अब बेसिकली 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था सूरत न्यायालय में। 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, दैट इज करेक्ट। उसके बाद जो पूर्णेश मोदी हैं उन्होंने थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिले कर दिया था, हाई कोर्ट से भी उन्होंने इंटरवेन करवाया था। और फिर अचानक से फरवरी 2022 में इस पूरे प्रोसेस को, मतलब इस फरवरी में आपको प्रोसेस को फास्टेन किया गया। और तब इनको जो सजा मिली, जो अवार्ड मिला, वो 2 इयर्स का मिला। और उस समय जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाके अदानी वाले इश्यू को उठाने वाला था, तो इससे लगता है कि भाई ये जो टाइमिंग है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, हम ये नहीं कहते ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये टाइमिंग अभी जो फ्रीडम लवर्स है उसको टच कर रही है। उसको लग रहा है कि कहीं पार्लियामेंट से एक सोची समझी नीति तो नहीं है डिवार करने की। तो ये लोगों को डाउट में डाल रहा है। और जो चौथा वाला मामला है, वो चौथा इशू वो ये है कि देखिए 2019 में अपोजिशन पार्टी का लीडर कर्नाटक के कोलार के रैली में एक बयान देता है, 2019 के चुनाव रैली में। और जो उसको क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उसके लिए मिलता है उसको 2024 के चुनाव से वंचित कर देता है। 2 इयर्स जेल, 6 इयर्स तक वो नहीं चुनाव में हिस्सा ले सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, दैट विल यू कैन से अपील होगा, ये पूरे प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब वंस अगेन। लेकिन जो पार्लियामेंट का मेंबरशिप है वो तो रिस्टोर नहीं होगा। उसमें तो अब इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कि उसको रिस्टोर होना संभव भी नहीं है। तब तक 2024 का चुनाव आ जाएगा, तब तक कोर्ट का फैसला अगर फेवर में आया तो फिर चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो अभी जितने भी फेसेस अपोजिशन में दिख रहे थे, अपोजिशन तो क्वाइट डिवाइडेड है अपनी तमाम कमियों के बावजूद। क्योंकि एज ए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की कमियां जग जाहिर है कि वो कई जगहों पर चूकते रहे और उन्होंने एक बहुत पावरफुल अपोजिशन की भूमिका निभाने में अभी तक विफल रहे। लेकिन पिछली बार जो इनका भारत यात्रा, फिर इस तरह से अभी एग्रेसिव रुख, तो अगर कोई आइडेंटिफिएबल फेस दिख रहा है अपोजिशन में तो राहुल गांधी का। वो अपोजिशन नेता राहुल गांधी अब आगामी 2024 के चुनाव से तत्काल वंचित है। तो जो फ्रीडम लवर है उसको थोड़ा ये उदास कर रहा है कि कहीं अपोजिशन मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हम लोग के 7 डेकेड्स के
7.5 डेकेड का ही आज़ादी के बाद भी इंडिया की सबसे बड़ी कैपिटल रही, जिसमें चाइना से लेकर बाकी देशों तक हम आगे रहे, वो था फ्रीडम का। एक एक्स यूपीएससी मेंबर पुरुषोत्तम अग्रवाल है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने अपने बातचीत के क्रम में एक बात बताई थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी। वो अपने 2012 का एक इंटरव्यू का अनुभव बताया था। उन्होंने कहा था कि देखिए 2012 में एक स्टूडेंट था, वो इंटरव्यू दे रहा था और हम लोग उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसी सिलसिले में वो खुद ही जंप करके चीन पर चला गया और चीन की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करने लगा, और हम लोगों ने पूछा नहीं तब तक फिर जंप करके इंडिया में आ गया और चाइना और इंडिया की इकोनॉमी का परस्पर कॉम्पिटिटिव स्टडी करने लगा। तो फिर हम लोग बहुत क्यूरियस हुए कि हाँ ठीक है। जब उसने खुद हमें क्वेश्चन पूछने का मौका दिया तो हम लोग पूछने लगे। उसी क्रम में वो आगे बढ़ते बढ़ते बोल गया कि भाई चीन की तरक्की का कारण है वहां पर स्ट्रांग लीडरशिप है, वहां पर पावरफुल गवर्नमेंट है, और इंडिया में जो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह एक वीक प्राइम मिनिस्टर है। इस पर बोला कि भाई, उस पर उन्होंने, अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई एक मेंबर हमारे थे, वो रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने सवाल किया कि जेंटलमैन, if you might have given the same statement while facing an interview board in China, then what could have been the consequences? तो बोला कि उन्होंने जो कटाक्ष किया कि भाई अगर आप चीन में इंटरव्यू दे रहे होते और यही कह रहे होते हु जिनताओ के बारे में, जो वहां के प्रेसिडेंट था, 2012 की बात है, तो क्या प्रतिक्रिया होती है आपके विरुद्ध। तो इसमें अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई ये चीज वो समझ नहीं पाया, मतलब ये कटाक्ष को वो नहीं समझ पाया, तो थोड़ा वो कंफ्यूज रहा। तो मैंने उसको क्लियर किया कि महाशय, ये आपको कह रहे हैं कि अगर आप यही बात चीन के किसी इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हुए हु जिनताओ के बारे में बोले होते तो क्या हश्र होता आपका। आगामी 10 वर्षों तक आपका पता नहीं चलता, आपके परिवार वाले ढूंढते रहते, हम लोग ढूंढते रहते, 10 वर्षों के बाद आप मिलते तो अवश्य, लेकिन आप किस हालत में होते इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, कि हमने कहा कि देखो पिछले 7 दशकों में हमने कुछ पाया हो या ना पाया हो, लेकिन यह जरूर पाया है कि आप इंडिया के सबसे टॉप एग्जामिनेशन के इंटरव्यू बोर्ड में बोल रहे हो और आपके सामने बैठा हुआ है ये 5 मेंबर्स हम बैठे हुए हैं जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, और आप भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में ही बोल रहे हो और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो। आपने पिछले 7.5 दशकों की स्वतंत्रता के बाद यही पाया है जो चीन ने नहीं पाया है। तो माय स्टूडेंट्स, ये बहुत टचिंग बात उन्होंने कही और ये बात भी सही है। तो इसलिए जो फ्रीडम लवर्स हैं वो इंडिया की बहुत बड़ी कैपिटल मानते। इमरजेंसी एरा भी आया था, वहां पर भी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इसको ये किया था। तो इसलिए क्रिटिकली चीजों को देखना या कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होना ये आवश्यक है सभी के लिए। पहले हम मामले को तो समझे कि मामला क्या है, दोनों पक्षों को समझे और एक संतुलित विचार रखें, यही होना चाहिए। और यही ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का ब्यूटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। अब इसमें मैं लास्ट की तरफ जाना चाहूंगा कि कानून का तर्कसंगत होना, रैशनल बिहाइंड द लॉ। रैशनल बिहाइंड द लॉ से हमारा क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। रैशनल बिहाइंड द लॉ का मतलब यह हुआ, मैं 2-3 बुक्स का, आप फिर कहेंगे भाई मैं बुक्स का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, तो नेचुरली आई एम द बुक लवर है। मैं चाहता हूं कि मैं खुद ही उसके टच में रहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस है कम से कम उससे वाकिफ हो जाएं। देखिए एक्चुअली है क्या कि हमें जो स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिला, तो फ्रीडम में जब बात आई थी लिबर्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं अपने सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव में इतने व्यस्त थे, उनका जो समाजवादी रुझान था वो इतना अधिक था, वो चाहते नहीं थे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को ज्यादा मिले, क्योंकि उनको लगता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर ज्यादा मिल गई तो फिर कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि इससे हमारा सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया का होगा, जो समाजवादी रूपांतरण होगा, वो दुष्प्रभावित होगा। इसलिए उसने हर मुकाम पर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में कटौती करने की चाहत रखी। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जब आर्टिकल 31 में रखा जा रहा था राइट टू प्रॉपर्टी, वहां पर भी उन्होंने आपत्ति की थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के दबाव में उनको करना पड़ा था।
और लेकिन जब 1949 में जब इंडिया ने जमींदारी उन्मूलन के लिए स्टेप उठाया और उसके बाद उसके दिमाग में कुछ और भी चीजें चल रही थी, खिचड़ी पक रही थी कि भाई थोड़ा सा जो पिछड़े हुए वर्ग है उसका आरक्षण हो जाए, उसका रिजर्वेशन उस ओबीसी कैटेगरी का थोड़ा सा दिया जाए, या उनका राइट टू प्रॉपर्टी पर हमला करना था, उस स्वतंत्रता को भी थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करना चाहते थे। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर एक बुक हमने पढ़ी थी 2020 में। ये त्रिपुर दमन सिंह का बुक है 16 स्टॉर्मी डेज। ये 16 स्टॉर्मी डेज का मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट्स पर इंडिया में पहला प्रहार ये हुआ था, पहला यही प्रहार हुआ था, क्योंकि इन्होंने अभी 16 दिनों में हुआ था और नेहरू की सरकार थी। और नेहरू की सरकार ने इस बात पर आर्टिकल जो आप देखते हो 19 में, तो आर्टिकल 19(1) में 19(2) जोड़कर उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लाया गया और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाकर स्वतंत्रता को संतुलित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में आप देखते हो कि धीरे धीरे, जैसे अब मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमारे यहां ब्रिटिश हुकूमत थी तो ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश जो शासन था इंडिया में, तो एक आप जानते हो कि एक कॉलोनियल गवर्नमेंट था, वो हर तरह के फ्रीडम को कुचल रहा था हमारे। इसी क्रम में ब्रिटिश ने यहां पर देखिए, ये जो बुक है वो अभिनव चंद्रचूड़ की है, ये 2018 में आई थी। ये बहुत ही कह सकते हो इंटेलिजेंट लॉयर हैं और बहुत अच्छे कई बुक्स इन्होंने लिखी है, बहुत यंग है लेकिन बहुत क्वालिफाइड हैं और इन्होंने बहुत अच्छे मुद्दों को उठाया। इन्होंने कहा कि देखिए, बेसिकली जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कई तरह के, हमारे फ्रीडम पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए। एक तो सेडिशन एक्ट जो आज भी चर्चा का विषय है, आप देखते हो सेडिशन, राजद्रोह, जो आपको आईपीसी के 124A में है, जो काफी चर्चा में रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपने संज्ञान में लिया, 2021 में भी लिया और मई 2022 में लिया है और कहा है कि मतलब नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सच ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट कि देयर शुड नॉट बी द मिसयूज ऑफ सेडिशन एक्ट। तो जो राजद्रोह का मुकदमा था ये ब्रिटिश लेगेसी थी। ओके, उसी तरह से आप देखेंगे कि जो डिफेमेशन है वो ब्रिटिश लेगेसी थी, जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो ब्रिटिश लेगेसी थी। अब ये सब चीजें हैं। उसके अलावा ऑब्ससिनिटी का क्लॉज था, वो ब्रिटिश लेगेसी थी। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए, ब्रिटिश लेगेसी के क्रम में दीज वर द सेडिशन, मतलब हमने एक तरफ फंडामेंटल राइट्स को अपनाया। 19(1) में हमने फंडामेंटल राइट्स को अपनाया, पहले 7 फ्रीडम्स दिए, फिर उसमें कुछ कम किए, लेकिन 19(2) में हमने उसको काउंटर बैलेंस कर दिया और फिर पिछले दरवाजे से वही ब्रिटिश हुकूमत वाली सारी चीजें ले आई। तो उसमें हमने क्या क्या लाया? तो सेडिशन का प्रावधान लाया, ऑब्ससिनिटी का प्रावधान लाया, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और डिफेमेशन का। ये सभी इंडिविजुअल फ्रीडम का एक बहुत बड़ा एनिमी है, जिसमें व्यक्ति किस समय, उसकी स्वतंत्रता किस समय उसके घेरे में आ जाएगी वो कहना मुश्किल है। तो ये अभिनव चंद्रचूड़ की चिंता थी। और अभी मैंने एक और भी बुक ली है जो अभी अभी आई है जस्ट। इसमें हालांकि इसका दायरा थोड़ा सीमित है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप इस बुक का है, ऑथर है रोहन जी अल्वा। इससे पहले फ्रीडम एंड लिबर्टी ऐसा करके, फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी ऐसा करके कोई बुक इन्होंने छापी थी, बुक लिखी थी शायद 1 और 2 ईयर्स बैक, वो भी मैंने ली थी। तो इसमें रोहन जी अल्वा है, उन्होंने इसमें बेसिकली सेडिशन के, राजद्रोह के मुद्दे को उठाया है और आर्टिकल 124A की चर्चा की है इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली इन बुक्स में इस मुद्दे पर उठाया गया है, जो लास्ट है कि रैशनल बिहाइंड द लॉ, कानून का तर्कसंगत होना क्या है। हमारा चूंकि अभी चर्चा का विषय डिफेमेशन लॉ है तो हम उसी पर आते हैं। ये बैबलिंगटन मैकाले, जिसको आप जानते ही हो, लॉर्ड मैकाले आप कहते हैं, उसने हमारा कोड बनाया था 1838 में और मैकाले कोड ही आगे चलकर 1860 में आईपीसी का आधार बना। और उसी क्रम में आप देखते हो कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आया उसमें यह प्रावधान रखा गया जो ब्रिटिश हुकूमत में, जिसको डिफेमेशन कहते हैं। अब देखिए, ब्रिटेन में भी डिफेमेशन लॉ था, वहां पर यहाँ में फर्क क्या था कि वहां के डिफेमेशन रिटन था, हमारे यहाँ ओरल भी कुछ बोला जाए तो उसको डिफेमेशन के घेरे में ले आया जाए। और ब्रिटिश को तो चाहिए था, उनको एक दबाकर हम पर शासन करना था, उन्होंने डिफेमेशन लॉ को लागू किया। लेकिन जब ब्रिटिश गए तो हमारे यहाँ तो फंडामेंटल राइट्स लागू हो गया था, जिसकी मांग हम पूरे नेशनल मूवमेंट के क्रम में कर रहे थे। लेकिन जो नेहरू की सरकार के टाइम में फिर डिफेमेशन वाले प्रोविजंस को ला दिया गया और उसके बाद वो हमारे
जो डिफेमेशन है वो आर्टिकल 19(2) के तहत, जो आप पब्लिक मोरालिटी कहते हो, उसी में डिफेमेशन भी है, हेट स्पीच है, ये सब सारी चीजें उसके अंतर्गत रख दी गई और वो स्वतंत्रता की एक पर घेरा बनाता है। दुनिया में और भी देशों में डिफेमेशन लॉ थे जैसे, लेकिन अमेरिका ने, आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे यहाँ डिफेमेशन लॉ लाने वाले ब्रिटेन था और जिसने हमको डिफेमेशन लॉ से परिचय कराया, वो खुद अपने यहाँ 2009 में उसको हटा दिया। आज ब्रिटेन में वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अमेरिका में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एंड सरप्राइजिंगली यू कैन से श्रीलंका में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। एक साउथ एशिया का एक देश जो इतने सारे एक तरह से सिविल वॉर का शिकार रहा है और उसने भी क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में डिफेमेशन को हटा दिया। तो कुछ लोगों का कहना है, जो फ्रीडम लवर हैं, वो कहते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हुई तो अब इसका रैशनल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। बेटर है कि डिफेमेशन को रहने दीजिए, आखिर राइट टू टैलेंट भी तो एक चीज है, लेकिन उसको आप सिविल ऑफेंस बनाइए, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। जुर्माना, फाइनेंशियल दंड से भी लोग डरेंगे, लेकिन उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाने का मतलब है, और सबसे बड़ी बात है कि इतना सूक्ष्म, इतना शटल डिफरेंस होता है राइट टू एक्सप्रेशन में और डिफेमेशन में, कि आपके किस बात से कौन ऑफेंड हो जाए, और कोर्ट भी बहुत सारे हैं, किस कोर्ट इस पर किस तरह का जजमेंट, क्योंकि सबके तो नुआंसेस अलग अलग हैं। तो जब लॉयर्स के बहस होंगे और जब कानून के दांव पेच वहां चलेंगे, तो उसमें कौन डिफेमेशन के दायरे में आ जाएगा और कौन डिफेमेशन में बचा रहेगा। और क्रिमिनल लॉ है तो ज्यादा डेंजरस है, से सिविल रहे तो ठीक है, जुर्माना तक है, उसमें भी लोग कम से कम कॉशस रहेंगे। डिफेमेशन को हटाया ना जाए, लेकिन उसका जो पनिशमेंट का प्रोविजंस है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्रिमिनल लिस्ट से हटाया जा सकता है। ये विचार फ्रीडम लवर्स का आ रहा है कि वे देखिए इसको अब रखने की जरूरत क्या है, विशेषकर तब, जैसे देखिए अब इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, बहुत सारे हैं कि अब यहाँ पर 2 लैंग्वेज बहुत चलता है, इंग्लिश और हिंदी। बहुत सारे हमारे नेता हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और वो हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, तो उस शब्द का, अब देखो मैंने जो ये 4 शब्द चुने अभी, इन 4 शब्दों में जो लीगल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, सबस्टेंटिव जस्टिस एंड रैशनल बिहाइंड द लॉ, अब इन चारों का हिंदी करने में मुझे दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि हम अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसका एग्जैक्ट हिंदी हो पाया है नहीं। तो मुझे याद है कि गुजरात इलेक्शन में मणिशंकर अय्यर गए थे और मणिशंकर अय्यर ने एक स्टेटमेंट दिया, तो बहुत मुसीबत में फंस गए वहां स्टेटमेंट, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषी थे और वो हिंदी का उनको ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कुछ बातें ऐसे कही जो लोगों को टचिंग लगी और काफी शोरगुल हुआ। तो ये प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम में डिफेमेशन पर थोड़ा सा इनका मानना है फ्रीडम लवर्स का कि विचार होना चाहिए। तो मैंने दोनों के पक्षों को रख दिया, अब बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसीजन लीजिए। हमें इसमें इतना ही कहना था। और चूंकि बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, मतलब आप कह सकते हो कि इतना फ्लो ऑफ आइडियाज था, फ्लो ऑफ आर्गुमेंट्स था कि हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि भाई हम अपने स्टूडेंट्स और जो हमारे ऑडियंस हैं, जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम ये इशू थोड़ा इन चारों मुद्दों को रख के स्पष्ट कर दें। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।